हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट 2024 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ फॉलोइंग एंड। तो बच्चों, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, म्यू एम इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ गए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम आ जाएगा। तो अब आप देखिए, आपका जो ऑप्शन 1 इसका आंसर आ जाएगा बी एंड डी। ठीक है, तो देखिए बी क्या है, बी है आपका Cr2+, बी इज Cr2+। तो Cr2+ का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्रोमियम का, आप सब जानते हैं कि 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो Cr2+ हो जाएगा आपका 4s0 3d4। इट मींस इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। ठीक है, अब जरा डी को देखिए, Fe2+। तो जब आप Fe2+ की बात करेंगे तो बच्चों Fe का होता है 4s2 3d6, राइट। तो यहां से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे Fe2+ के फॉर्मेशन के लिए, तो ये बच्चों आ जाएगा 3d6। और 3d6 में जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन एक स्पिन के हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएंगे, लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पे भी देखिए बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। तो इसका मतलब इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट सेम होंगे। तो आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताइए। तो बच्चों, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अदर फैक्टर्स भी होते हैं लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। इस तरह का चारों ऑप्शन है कि ये हाइपर कंजुगेशन से हो जाएगा। और हाइपर कंजुगेशन में हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप देखिए सबसे ज्यादा किस में है, तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर 4 में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन टोटल आएंगे 7। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और अल्फा हाइड्रोजन इसमें टोटल 7 आएंगे, 3 ऊपर 2 ये। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी कार्बोकेटाइन में है, दैट्स वाई ये सबसे स्टेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है। ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं और ये ऑर्डर एकदम सही है। वाकई H2O का जो बीपी होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर वाल फोर्स, यानी मॉलिक्यूलर साइज सबसे कम होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो H2O, H2S, H2SE, H2T ये हमारे ऑक्सीजन फैमिली के ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स हैं और इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इस वजह से इनमें जो बीपी का ऑर्डर बनता है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर वाल फोर्स बनता है और वैन डर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बीपी आता है H2T का, देन H2SE और सबसे कम बीपी आता है H2S का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो H2O सबसे पीछे होना चाहिए क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे कम है, लेकिन इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इसका बीपी सबसे ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर जो दे रखा है H2O सबसे आगे, देन H2T, देन H2SE, देन H2S, ये एकदम सही ऑर्डर है। और यहाँ पे जो सारी बातें लिखी है, मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर साइज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी सही है। तो इस वजह से बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 54 का आंसर ऑप्शन 1 आ जाएगा। अमोनिया आप सब जानते हैं पिरामिडल शेप होता है, 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो इसकी शेप हो गई पिरामिडल। BrF5 का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Br के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वजह से जब वो 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में खर्च करेगा तो उसके बाद 2 बच जाएंगे, यानी 1 लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड। और जब 1 लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड होता है तो वेस्पर थ्योरी कहती है शेप आती है स्क्वायर पिरामिड इस तरह की।
तो BrF5 की मैचिंग हो जाएगी स्क्वायर पिरामिड के साथ यानी फोर्थ के साथ। तो देख लीजिए ए की मैचिंग फर्स्ट के साथ हो चुकी है, बी की मैचिंग फोर्थ के साथ हो चुकी है और ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से आंसर ऑप्शन 1 होगा। बाकी सी को भी हम चेक कर सकते हैं, HCF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, सब लोग पढ़ते हैं, तो सी का ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और SF6 स्टैंडर्ड एग्जांपल है, हर बुक में मिल जाएगा, हर टीचर पढ़ाता है, ऑक्टाहेड्रल शेप, तो डी की मैचिंग हो जाएगी थर्ड के साथ, तो ऑप्शन 54 का आंसर है, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों इसमें देखिए पूछा जा रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन, सबसे ज्यादा हीलियम एटम किस में होंगे? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 4 मोल हीलियम। बच्चों अगर 4 मोल हीलियम है तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर आएंगे, जबकि बाकी ऑप्शन जब आप चेक करेंगे लाइक 4U ऑफ हीलियम, तो 4U ऑफ हीलियम का मतलब ये है कि 4/Na ग्राम, एक्चुअली U जो है वो Mu ही होता है और Mu होता है 1/Na, तो 4/Na ग्राम। अब 4/Na ग्राम अगर है तो में नंबर ऑफ मोल जब आप निकालेंगे तो काफी कम हो जाएंगे और इससे नंबर ऑफ एटम्स भी कम आएंगे, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो Mu होता है बच्चों वो एक एटम का मास होता है, अगर हम Mu की बात करें तो वो एक एटम का मास होता है। तो 4U अगर हीलियम का ले रहे हैं, 4Mu ले रहे हैं, तो हीलियम का तो सिर्फ एक ही एटम हुआ, जबकि यहां पे नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम बच्चों इसी में आएंगे। ऐसे बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे तो उनमें नंबर ऑफ एटम तभी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें जो एल्कीन दे रखी है उसमें पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा देंगे। बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सबसे पहले BH3 से रिएक्शन कराते हैं, फिर एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे BH3 और एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड ये आपका हो गया क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर होता है, यानी H वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे और OH वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो आपको बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। अब उसके बाद जो PCC होता है यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आप सब जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको यहां पे एल्डिहाइड मिल जाएगा और देखिए हमको बनाना भी यही था, CH2CH2CHO लाना था, तो 56 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 57 बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। कैसे ऑप्शन 4 होगा आप सब जानते हैं, सिंपल है, आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो ए की मैचिंग सेकंड के साथ हो गई। आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो बी की मैचिंग थर्ड के साथ हो गई, आप चेक कर सकते हैं। आइसो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो सी की मैचिंग, आइसोबारिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो सी की मैचिंग फोर्थ से हो गई, तो इस वजह से आंसर ऑप्शन 4 है। और जरा डी को देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, उसमें कोई हीट एक्सचेंज होता नहीं है तो डी की मैचिंग 1 के साथ हो गई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ल्यूकस रिएजेंट से कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा? तो देखिए ल्यूकस रिएजेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देता है ल्यूकस रिएजेंट से, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है। तो इस वजह से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इन चारों में यही 3 डिग्री अल्कोहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है, इनमें से किस इक्विलिब्रियम में Kp और Kc इक्वल नहीं है? बच्चों Kp और Kc में रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा n।
तो इसका मतलब ये हो गया, अगर डेल्टा एन 0 है, देन इफ डेल्टा एन इक्वल टू 0 देन Kp वुड बी इक्वल टू Kc, क्योंकि डेल्टा एन 0 होगा तो RT की पावर 0 1 हो जाएगा। अब आप देखिए कहां पे डेल्टा एन 0 है। डेल्टा एन बच्चों होता है सम ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो आप पाएंगे जो हमारा ऑप्शन 1 है, इसमें राइट साइड देखिए 2 दे रखा है और लेफ्ट साइड देखेंगे तो 1 मोल दे रखा है। इसका मतलब यहां पे डेल्टा एन 0 नहीं है, डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0। जबकि ऑप्शन 2 में देखिए राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ही मोल है, एक H2 एक I2, तो यहां पे डेल्टा एन 0 है। ऐसे ही ऑप्शन 3 में देखिए 2 2, तो डेल्टा एन क्या हो गया 0। और ऑप्शन 4 में देखिए तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड में 1 मोल है, तो यहां भी डेल्टा एन 0 हो गया। तो इसका मतलब 2, 3 और 4 में Kp और Kc इक्वल आएंगे, बट ऑप्शन 1 में Kp और Kc इक्वल नहीं आएंगे, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि मैच करिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड से। तो बच्चों जो ml होता है, ml जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमको ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है। और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल देखिए कहां पे है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल यहां पे है। तो ए की मैचिंग हो गई थर्ड से, ए की मैचिंग हो गई थर्ड से, ठीक है। अब आप देखिए इसी वजह से यहां पे जो आंसर आएगा ऑप्शन 2 आएगा, ए की मैचिंग थर्ड के साथ। अब एमएस आप सब जानते हैं स्पिन के बारे में बताता है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। एमएस है स्पिन क्वांटम नंबर, तो बी की मैचिंग हो जाएगी फोर्थ के साथ। तो आप देखिए ऑप्शन 2 सही हो रहा है। ऐसे ही एल एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, जिससे हमें सबशेल या ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है, उससे शेप पता चलती है। एल इक्वल टू 0 है तो एस ऑर्बिटल, एल इक्वल टू 1 है तो पी ऑर्बिटल, एल इक्वल टू 2 है तो डी ऑर्बिटल। तो कहीं ना कहीं उससे शेप के बारे में हमको आइडिया मिलता है। तो सी की मैचिंग 1 के साथ हो गई। और एन है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी डी, इसकी मैचिंग हो जाएगी साइज के साथ, क्योंकि एन नंबर ऑफ शेल को डिनोट करता है। शेल जितना ज्यादा होगा साइज ऑफ ऑर्बिटल उतना ज्यादा होगा। जैसे 2s से बड़ा 3s और 3s से बड़ा 4s, तो जैसे जैसे देखिए n बढ़ रहा है तो इसका जो साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, ये बात एकदम सही है। एनिलीन बेसिक होता है और जब हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो वहां पे लुईस एसिड AlCl3 प्रेजेंट होता है। अब देखिए AlCl3 लुईस एसिड है, एनिलीन लुईस बेस है, दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेंगे। और जब AlCl3 कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन अब नहीं हो पाएगी। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे CH3Cl से रिएक्शन कराने पर, अब वो नहीं हो पाएगी। एक तो कैटलिस्ट का कंज्यूम हो जाना, N पे प्लस चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर नहीं हो पाएगा। तो ये बात सही है, एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। अब आप देखिए इसमें आपको जो स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है कि एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस होता है उससे सिर्फ हम एलिफेटिक एमीन बना सकते हैं, एनिलीन नहीं प्रिपेयर कर सकते। उसका रीजन होता है उसमें जो मैकेनिज्म होती है, उसमें मैकेनिज्म में हमारा RX होना चाहिए,
यानी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए सिंपल, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से एनिलीन हम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से 61 का जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद 62 बहुत इजी क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हो उसे हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे साफ साफ दिख रही है ऑप्शन 1 में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, पैरा में क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से नहीं हो पाता। मेटा में भी नहीं होता है, और HF में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा नहीं होती है। ठीक है, अब 63 पे आते हैं। देखिए, बात हो रही है प्योरिफिकेशन की, और सॉलिड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है बगैर लिक्विड में टर्न आउट किए। तो इसका मतलब ये तो सब्लिमेशन हो गया, तो इसका आंसर होगा बच्चों सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि इन 4 प्रोसेस में किसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 A, C एंड D। ए लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, जब H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली इंट्रोपी इंक्रीज होगी। डेल्टा S पॉजिटिव है क्योंकि गैस की इंट्रोपी ज्यादा होती है और लिक्विड की इंट्रोपी कम होती है। इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस। फिर उसके बाद जो ऑप्शन सी है जिसमें सॉलिड डिकम्पोज हो रहा है और दो गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, CO2 इवॉल्व हो रहा है, और जब भी गैस इवॉल्व होती है तो डेल्टा S पॉजिटिव होता है। गैस का निकलना, इंट्रोपी का इंक्रीज होना, क्योंकि गैस की इंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद नंबर आता है लिक्विड का, फिर उससे कम इंट्रोपी होती है सॉलिड की। तो A, C, और देखो D में क्या हो रहा है, Cl2 गैस 2Cl में कन्वर्ट हो रही है, यानी डिसोसिएशन हो रहा है। देखिए, जो बॉन्डेड एटम्स होंगे कहीं ना कहीं उनमें रैंडमनेस कम होगी, और अगर आपने उस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, Cl2 ब्रेक होके 2Cl में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये फ्री स्टेट में एटम आ चुके हैं, तो रैंडमनेस यानी एंट्रोपी यहां भी इंक्रीज होगी। तो इसी वजह से इसका आंसर है A, C एंड D। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कौन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा? अरे भाई, पोलोनियम नहीं करेगा। ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो पोलोनियम में मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, तो वो निगेटिव चार्ज अपने ऊपर नहीं लाना पसंद करेगा, वो काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज लाना पसंद करेगा। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पोलोनियम नहीं शो कर पाएगा, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से, हाई मेटालिक कैरेक्टर की वजह से। अब इसके बाद 66 में आते हैं। 66 में यहां पे पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए, यहां पे आंसर 66 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1 मोल H2O O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेंज दिखाएं तो यहां पे हमको 2 दिख रहा है, यानी 1 मोल H2O 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तब वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, यानी यहां पे चार्ज ट्रांसफर 2 फैराडे रिक्वायर्ड है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ? 2 फैराडे। तो यहां पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो इस वजह से जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो 2 फैराडे होगा, यानी A की मैचिंग हो जाएगी बच्चों सेकंड के साथ, A की मैचिंग सेकंड के साथ। और इसी वजह से इसका आंसर मैंने अभी सॉल्व किया था, ऑप्शन 1 होगा 66 का, A की मैचिंग सेकंड के साथ। अब MnO4- से Mn2+ कन्वर्ट होगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहां पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 का आता है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 फैराडे, यानी बी की मैचिंग हो जाएगी 4th के साथ। यस, बी की मैचिंग हो गई 4th के साथ, सी की मैचिंग हो गई। ऐसे ही सी को सॉल्व करेंगे आप, CaCl2 से Ca बनाना है,
तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, तो जाहिर सी बात है 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल। लेकिन हमें कैल्शियम 1.5 मोल बनाने हैं, तो बच्चों 1 मोल कैल्शियम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल। तो 1.5 मोल कैल्शियम के लिए कितना चाहिए? 3 मोल। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ? 3 फैराडे। इसका मतलब सी की मैचिंग होगी फर्स्ट के साथ। तो अगेन देखिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऐसे ही डी कर लीजिएगा, डी में थर्ड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी सिलिकॉन की। आप पॉलिंग स्केल अगर देखें एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.8 होती है, राइट। कार्बन की 2.5 होती है, तो इस वजह से ऑप्शन 1 होगा। यस, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 टर्शरी कार्बन और हेक्सेन, तो भाई एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। देखिए ये दोनों कार्बन आपके 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो टोटल 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेलिंग सॉल्यूशन ए, बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट। उसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी यूज किए जाते हैं। तो बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो होता है सिंपली एक्वस कॉपर सल्फेट, और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट बच्चों क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इसमें पूछा है फेलिंग सॉल्यूशन ए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एक्वस कॉपर सल्फेट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए कहा जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पता हो। एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है 2.303 log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA/R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो बच्चों T1 T2 हमें अगर पता है, यानी मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन 4 की, अगर हमें 2 डिफरेंट टेम्परेचर पता है और उस पर रेट कांस्टेंट भी पता है, R तो पता होता ही है, तो यहां से ये हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब इसके बाद बच्चों 71 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, और इसमें भी ln K वर्सेस 1/T की बात हो रही है। आर्हीनियस इक्वेशन K इक्वल्स टू होता है A टाइम्स E रेज टू पावर माइनस EA/RT। तो यहां से ln K हो गया ln A माइनस EA/RT, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है y इक्वल टू C प्लस mx। तो बच्चों C यानी इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ln A होगा, और स्लोप x तो हमारा 1/T है, तो स्लोप यहां पे आ जाएगा माइनस EA/R। देखिए निगेटिव स्लोप आ रहा है माइनस EA/R, तो निगेटिव स्लोप वाली लाइन एक ही है, ऑप्शन 4। इस तरह का ग्राफ आता है ln K वर्सेस 1/T। तो ये ln A हो गया और स्लोप हो गया माइनस EA/R। तो यहां पे देखिए निगेटिव स्लोप, ऑप्शन 4 आंसर होगा। चलिए 72 में आते हैं। 72 भी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। 72 में आपको रिएक्शन दे रखी है और रिएजेंट पूछा है। तो देखिए A, इससे हमें साइक्लोहेक्सेनोन मिल रहा है, यानी हमें इस तरह की एल्कीन दी है, तो जाहिर सी बात है आप ओजोनलिसिस कर दीजिए। तो इसकी आप ओजोनलिसिस कर देंगे तो 2 मोल साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। तो A की मैचिंग हो जाएगी आपकी ओजोनलिसिस से, यानी A की मैचिंग हो गई 4th के साथ। ठीक है, अब इसके बाद बेंजीन से आपको बनाना है बेंजोफिनोन। ये तो वही है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उससे बन जाएगा, यानी बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कर दो तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा, बेंजोफिनोन आ जाएगा।
और फिर उसके बाद देखिए सी, साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोन बनाना है, तो यहाँ पे वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, जैसे पीसीसी या फिर कोलिन रिएजेंट। तो यहाँ पे देखिए CrO3 दे रखा है कोलिन रिएजेंट, तो सी की मैचिंग सेकंड के साथ हो गई। और ये देखिए आपका वो हाइड्रोकार्बन है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, एल्काइल बेंजीन, और एल्काइल बेंजीन से हमें सॉल्ट बनाना है बेंजोइक एसिड का, तो इसके लिए तो बेस्ट है वही आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, जैसे एल्कलाइन KMnO4, उसके साथ हीट कर दीजिए, तो डी की मैचिंग हो गई थर्ड के साथ। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शन 3 होगा। ए की मैचिंग फोर्थ के साथ, ए की मैचिंग फोर्थ के साथ, बी की मैचिंग फर्स्ट के साथ, सी की मैचिंग सेकंड के साथ हो रही है, और डी की मैचिंग आपकी थर्ड के साथ हो रही है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, ओजोलिसिस करना है, तो ये हमको ये मिल जाएगा। फिर फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो बी की मैचिंग फर्स्ट के साथ, और ये हम CrO3 से रिएक्शन करा देंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इससे हमारा कीटोन बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल से। और ये हमारा एल्काइल बेंजीन का विग्रस ऑक्सीडेशन है, जो इसके लिए एल्कलाइन KMnO4 चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा। तो बच्चों रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हमको मिलेगा ऑप्शन 4 में, 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। जब Br- यहां से निकलेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन मिलेगा, और रेजोनेंस के साथ साथ उसमें अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेंगे। जब हम Br- वहां से निकालेंगे तो देखिए ये कार्बोकैटायन मिल रहा है 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, जो बहुत स्टेबल है, इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ऑप्शन 4 होगा। 74 साफ साफ दिख रहा है, 1 सेकंड में हो जाना चाहिए 74। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है भाई, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करेंगे तो BsSO4 का प्रेसिपिटेट आता है, और इसमें किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है, तो यही रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब चलिए 75 में आते हैं। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नॉर्मल, आइसो, नियो, ये जो बीपी का ऑर्डर है एकदम सही है, क्योंकि ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बीपी उतना कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो जाता है ब्रांचिंग होने से। देखिए नियोपेंटेन पूरा का पूरा स्फेरिकल है, आइसोपेंटेन में थोड़ा स्फेरिकल नेचर कम है। तो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्फेरिकल हो जाएगा, सरफेस एरिया उतना कम हो जाएगा, वॉन डेर वाल फोर्स उतना कम लगेगा, बीपी उतना कम आएगा। तो बच्चों इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन 1 होगा 75 का आंसर। 76 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 दिया है और हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्ट 3 दिया हुआ है। तो यहां पे कहा जा रहा है बोथ द कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। बिल्कुल सही, यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है आर्गन 4s2 3d7 और ऑक्सीडेशन नंबर इनमें आप निकालोगे तो +3 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3d6। अब 3d6 कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, दिस इज 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो हुंड्स रूल के अगेंस्ट पेयरिंग करा देगा। तो जब ये पेयरिंग हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड की प्रेजेंस में जो D6 कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आएगा वो ये आएगा, यानी अमोनिया की प्रेजेंस में ये जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ये डायामैग्नेटिक होगा। स्टेटमेंट 2 में यही बोला जा रहा है। जबकि F- वीक लिगैंड है वो पेयरिंग, F- वीक लिगैंड है वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4-4 देखने को मिलेंगे, तो वो पैरामैग्नेटिक हो गया। तो बच्चों इसका आंसर अगेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 76 का आंसर ऑप्शन 1 होगा। चलिए 77 पे आते हैं। 77 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन।
एथेन। बच्चों एथेन सब जानते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है और उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। फिर उसके बाद जो कार्बन मॉलिक्यूल है C2, ये आपने MOT में पढ़ रखा है, C2 में जो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो उसमें हमको साफ साफ दिखता है कि 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो हमेशा लोग ये समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, लेकिन जब C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहां से पता चलता है कि इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड। और लास्ट में इथाइन, इथाइन में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम के बीच में, एक सिग्मा 2 पाई। तो बच्चों इस तरह से ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ए की मैचिंग थर्ड के साथ, बी की मैचिंग फर्स्ट के साथ, सॉरी बी की मैचिंग हो जाएगी फोर्थ के साथ, और सी की मैचिंग हो जाएगी सेकंड के साथ, और डी की मैचिंग हो जाएगी 1 सिग्मा 2 पाई यानी फर्स्ट के साथ। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। KH जितना कम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ज्यादा, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ कांस्टेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई किसका KH सबसे कम है? सबसे कम KH है B का, तो B की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम होगा C, और A की सॉल्युबिलिटी बच्चों सबसे कम होगी क्योंकि उसका KH सबसे ज्यादा दे रखा है। तो इस वजह से ऑप्शन 2 आंसर होगा 78 का। ठीक है, अब चलिए 79 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर 79, इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि वैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राउंड स्टेट दे रखी है He+ आयन की और उसकी एनर्जी -x जूल है। तो बच्चों He+ का जो Z होता है वो 2 होता है और ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1। तो बच्चों यहां से -x आ गया -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अब देखिए किसकी एनर्जी पूछी जा रही है, अब यहां पे एनर्जी पूछी जा रही है बेरिलियम आयन की फॉर द n=2 स्टेट। तो चलिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। तो -13.6 बेरिलियम का Z 4 होता है और n दे रखा है यहां पे 2। तो बच्चों ये 4 का स्क्वायर है और नीचे 2 का स्क्वायर है, तो एक 4 और नीचे 2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, यानी -13.6 इंटू 4, और अभी अभी हमने ऊपर देखा है वो -x के बराबर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसकी एनर्जी भी -x के बराबर होगी, यानी ऑप्शन 1। एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन, हमने पहले रिलेशन बना ली x के टर्म्स में और फिर बेरिलियम के लिए Z 4 रख दिया, N 2 रख दिया, सॉल्व कर लिया, x आ गया -x। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। Mn3+ का जो कन्वर्जन है Mn2+ में, ये बड़ा फास्ट होता है बेटा। मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आर्गन 4s2 3d5 होता है बेटा। तो Mn3+ का मतलब क्या हुआ? Mn3+ का मतलब हुआ 3d4, यानी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। यहां पे D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन है और D5 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है। तो Mn3+ का जो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यानी रिडक्शन बहुत फास्ट करेगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन 3, D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो Mn3+ से Mn2+ कपल का काफी ज्यादा आ रहा है E0 वैल्यू, उसकी वजह है स्टेबिलिटी बढ़ना। और स्टेबिलिटी क्यों बढ़ना? Mn3+ से Mn2+ जो कन्वर्जन है इसमें D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उससे स्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है।
क्वेश्चन नंबर 81, बहुत इजी क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है कि ग्लूकोज जो है शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता और सोडियम बाइसल्फाइड से भी रिएक्ट नहीं करता। बाकी टॉलेंस रिएजेंट से ग्लूकोज कर जाता है, HCN से कर जाता है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है, NH2OH से कर जाता है, ऑक्सिन फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा और NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन 3 B एंड E। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। यहां पे सबसे पहले आप सी को कैच करिए। सी में 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं बच्चों। जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं, खास आइसोमेरिज्म शो करता है, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड होता है। तो सी की मैचिंग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के साथ हो जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और रही बात ऑप्शन डी की, तो इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगी। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कब होती है? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम डिफर करते चले जाते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हैं। उसी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो डी की मैचिंग फर्स्ट के साथ हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो B है, स्टैंडर्ड एग्जांपल है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का यार। Br माइनस अंदर ले आओ, SO42 माइनस बाहर ले जाओ, तो आयंस चेंज हो जाएंगे, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो B की मैचिंग थर्ड के साथ। और लास्ट में NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है, NO2 का लिंकेज आइसोमर ONO होता है। ये जो HCN है और ये जो NO2 है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं और ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो NO2 का लिंकेज आइसोमर ONO, तो इस वजह से B A की मैचिंग हो जाएगी सेकंड के साथ। तो इस तरह से जब आप सारे मैचेस को मिलाएंगे तो ऑप्शन 1 बनेगा, यानी A की मैचिंग सेकंड के साथ, B की मैचिंग थर्ड के साथ, C की मैचिंग फोर्थ के साथ और D की मैचिंग फर्स्ट के साथ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, अगेन पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है, लेकिन यहां पे थोड़े एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम और बेरिलियम की ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है। बेरिलियम होता है 1s2 2s2, ये देखिए फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। इस वजह से बोरॉन पीछे ऑर्डर में और बेरिलियम आगे। और ऐसे ही N और O में जब कंपैरिजन करते हैं तो N में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और O में नहीं होता है। इस वजह से N की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो O से कम होने की बजाय ज्यादा होती है। खैर O तो नहीं दे रखा है, इतने पे ही हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84, फिर से वही मोल कॉन्सेप्ट और मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए दे रखा है 84 में। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकाल लेंगे, तो मोल आ जाएंगे 1/40। यस, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। ठीक है, और अगर इसको मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो 1 मोल में 1000 मिली मोल होते हैं, तो 0 0 कट गया, तो ये आ गए 25 मिली मोल NaOH के इनिशियल दिए हुए हैं। अब NaOH की रिएक्शन HCl से कराई जा रही है, तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। NaOH के तो 25 मिली मोल हम लोगों ने निकाले हैं। HCl के कितने मिली मोल होंगे? 0.75 मोलैरिटी है और वॉल्यूम मिलीलीटर में 25 है, तो आप 25 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 25 5 जा कितना होता है? 125। कैरी फॉरवर्ड हुआ 12 और 25 7 जा होता है 175, 175 और 12 187। तो ये मिलीमोल आ गए कितने? 18.75 मिलीमोल। अब रेशियो देखिए 1:1 है, तो इसका मतलब मिलीमोल ऑफ NaOH लेफ्ट, बचे हुए मिलीमोल ये आ जाएंगे 25
में 18.75 सब्ट्रैक्ट करिए तो ये 0.25 और यहाँ पे 6 बचा तो 6.25 मिलीमोल। अब फिर से W निकाल लीजिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, तो 6.25 और मोलर मास होता है 40, तो ये आ जाएगा 0.000। ठीक है, तो ये आ गया 250। अब क्योंकि हमने मिलीमोल से मल्टीप्लाई किया है मॉलिक्यूलर वेट में, तो ये ग्राम नहीं निकलेगा, ये मिलीग्राम निकलेगा। तो ये मिलीमोल से मल्टीप्लाई करने पर 250 मिलीग्राम आ रहा है, यानी ऑप्शन 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है कि केसी दे रखा है, कंपोजिशन दे रखा है और कहा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे रिएक्शन क्वोशेंट Q निकाल लीजिए। इस रिएक्शन में Q आएगा कंसंट्रेशन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई C अपॉन स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A। अब देखिए B और C की कंसंट्रेशन बराबर है 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। और यहां पे A की कंसंट्रेशन भी देखिए उतनी ही है, तो वो भी रख दिया 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो इस तरह से Q बच्चों आ गया कितना, 1 के बराबर। Q 1 के बराबर आ गया। और यहाँ पे Kc कितना है, 4 इंटू 10⁻³ तो इसका मतलब Q इज ग्रेटर देन Kc। देखिए Kc है 4 इंटू 10⁻³ तो 1 तो इससे बड़ा है ना, तो Q ग्रेटर देन Kc हो गया। तो इसका मतलब Q ग्रेटर देन Kc है, तो ये रूल होता है Q अगर लेस देन Kc हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन भागती है, Q अगर ग्रेटर देन Kc हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन भागती है। तो इस वजह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। ठीक है बच्चों, तो 85 तक हो गया है, यानी सेक्शन ए तक हो गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी देर में सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है बच्चों, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें जो कैटायंस होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में लाई करते हैं। जैसे एल्युमिनियम आयन, ये बच्चों ग्रुप 3 में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्यूप्रिक आयन है, ये ग्रुप 2 में लाई करता है। फिर इसके बाद C है बेरियम आयन, ये ग्रुप 5th में लाई करता है। और D है कोबाल्ट 2+, ये ग्रुप 4th में लाई करता है। और E है मैग्नीशियम आयन, ये आपका ग्रुप नंबर 6 में लाई करता है। ठीक है बच्चों, तो जो ये D है ये है आपका कोबाल्ट 2+। तो आप देख लीजिए, इसमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रुप के, तो फिर ऑप्शन 1 बन जाएगा, यानी सबसे कम बी का है यानी सेकंड। फिर उसके बाद ए का है यानी थर्ड। फिर उसके बाद डी का है यानी कोबाल्ट 2+। डी कहाँ है, डी आपका ये है, देख लीजिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर इसके बाद नंबर आएगा सी का, तो बी ए डी सी, और सबसे ज्यादा ग्रुप नंबर आएगा ई का यानी मैग्नीशियम आयन का, तो ऑप्शन 1। तो ये ग्रुप है, ये हर क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो अलग अलग कैटायंस होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये ग्रुप आपको याद होने चाहिए थे, अगर ये ग्रुप याद है तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। 3ROH प्लस PCl3, बच्चों इसमें 3RCl बनता है और S3PO3 बनता है, फास्फोरस एसिड। तो यहाँ पे जो A हो गया वो S3PO3 हो गया, और S3PO3 देखो केवल ऑप्शन 4 में है। फिर भी हम ये चेक कर लेंगे बाद वाली रिएक्शन, ROH प्लस PCl5, तो यहाँ पे RCl प्लस HCl
प्लस POCl3। तो बच्चों POCl3 यहां पे बन रहा है, तो 87 का ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। W = E/FIT, ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है वही यूज करना है। इसमें आपसे वेट पूछा है और इक्विवेलेंट वेट कॉपर का होगा मोलर मास अपॉन उसका जो वैलेंसी होता है, जिसका जो n फैक्टर होता है वो 2 होता है, Cu2+, तो 63/2। फैराडे कांस्टेंट देखिए यहां पे दे रखा है 96487। करंट आपको दे रखी है यहां पे 9.6487, 9.6487, और यहां पे जो टाइम दे रखा है वो 100 सेकेंड दे रखा है। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 63/2 31.5 होता है, 96487 और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 964.87, तो ये आपका बन जाएगा 1/100। सॉरी, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 31.5/100, और 31 डिवाइड बाई 100 कितना बनेगा? 0.315 ग्राम। यस, ऑप्शन 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व कर लिया और 88 का आंसर ऑप्शन 2 आ गया। चलिए 89, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ की बात की जा रही है। तो बच्चों पाई = CRT होता है, पाई = CRT। तो अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करें, पाई वर्सेस C, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, y = mx, ये y है और ये आपका x है, तो m आ जाएगा स्लोप RT के बराबर। और स्लोप बच्चों दे रखा है यहाँ पे, कितना स्लोप दिया है यहाँ पे? 25.73। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। RT = 25.73 है। R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.083 है, और यहां पे टेम्परेचर आपसे पूछा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से सॉल्व करके जो T आएगा वो बच्चों केल्विन में आएगा, और ये केल्विन में आएगा 310 केल्विन। अब बच्चों 310 केल्विन कितना डिग्री हुआ? 37 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑप्शन 1। समझिए ना, पाई = CRT, तो स्लोप आपका RT हो गया, स्लोप आपका RT हो गया। RT की वैल्यू रख के हमने सॉल्व कर लिया, आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बहुत इजी है। यहाँ पे NaCN से रिएक्शन हो रही है, तो साइनाइड बनेगा और पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है। याद करो, साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से CONH2 एमाइड बनता है। तो यहाँ पे CH3 CH2 CONH2, ये आ जाएगा एमाइड B। अब इसके बाद Br2NaOH, ये कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है? CO हटा दीजिए, तो प्रोपाइलेमीन आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1। ओके, अब 91 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ओजोन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों? ओजोन के 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, 3 तो नहीं होते। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल गलत। BF3 का सिमेट्रिकल शेप होता है, ट्रायगोनल प्लेनर, और यहाँ पे जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट BF3 का 0 आता है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। और डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, ये भी गलत है बेटा। अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है, NCERT में दे रखा है, केमिकल बॉन्डिंग में भी दे रखा है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इसमें लोन पेयर का चक्कर होता है।
NH3 में लोन पेयर ऊपर है और ये 3H है, तो ये 3 वेक्टर ऊपर की ओर बनेंगे और लोन पेयर भी ऊपर है, तो ये चारों वेक्टर का रिजल्टेंट NH3 में बहुत ज्यादा आता है। जबकि NF3 में लोन पेयर ऊपर है लेकिन F नीचे है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा कम आएगा, एक वेक्टर ऊपर और बाकी 3 वेक्टर नीचे। तो NF3 में तो डायपोल मोमेंट कम होना चाहिए NH3 से, इसमें ज्यादा दे रखा है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 1 2 3 गलत है। और कार्बोनेट आयन की अगर आप कैनोनिकल फॉर्म्स यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो 3 ही आते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ये है C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड आया इस माइनस चार्ज के डिलोकलाइजेशन से, तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये डिलोकलाइज करें तो तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया O माइनस, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोनेट आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो यही ऑप्शन सही हो गया 91 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 92, बहुत इजी क्वेश्चन है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन होता है जिसमें लाइगेंड सेम होते हैं? अब यहाँ पे देखिए 6 लिगेंड के कौन है? अमोनिया है, तो ये होमोलिप्टिक हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अमोनिया भी है, क्लोराइडो भी है, तो ये हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 वो भी एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे तो 92 का आंसर बेटा ऑप्शन 1 होगा। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, चलिए 93 पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें एसिडिक केमिनो4 से रिएक्शन हो रही है। तो एसिडिक केमिनो4 एल्कीन का क्लीवेज करता है, विगरस ऑक्सीडेशन करता है, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले CHO बनेगा, डबल बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? CHO, फिर CHO COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 94 में आते हैं। 94 बच्चों D एंड F ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है। सीरियम 4+ का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होता है 4F0 और ये जो यटरबियम 2+ है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F14। तो दोनों में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास नहीं आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं आएंगे। तो यही फिर आपका जो पेयर होगा डायामैग्नेटिक होगा। यही इसमें पूछा है द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयन व्हिच आर डायामैग्नेटिक। बाकी सब में चेक करोगे तो कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ ही जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक बना देगा इन्हें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। सीरियम 4+ 4F0, यटरबियम 2+ 4F14। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 95 क्वेश्चन है। 95 क्वेश्चन में देखिए NO का डिसोसिएशन हो रहा है और NO का डिसोसिएशन होके N2 और O2 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए N2 और O2 की कंसंट्रेशन डिफरेंट दे रखी है। N2 की इक्विलिब्रियम पे 3 × 10⁻³ दे रखी है और O2 की 4.2 × 10⁻³ दे रखी है। और NO की जो कंसंट्रेशन है 2.8 × 10⁻³ दे रखी है। ठीक है, तो इन कंसंट्रेशन से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इजीली निकाल सकते हैं। आप लोग जैसे NO की कंसंट्रेशन 1.1 इनिशियल दे रखी है तो आप NO की कंसंट्रेशन इनिशियल 0.1 ले लेना, 0.1। और N2 और O2 की कंसंट्रेशन, N2 और O2 की जो कंसंट्रेशन है ये आपकी अगर देखा जाए तो N2 और O2 अगर इनिशियली कुछ भी नहीं है तो 0 0 होगा और फाइनल 0.1 - x और ये हो जाएगा x/2। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अल्फा होता है x/n, यानी जितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं अपॉन इनिशियल मोल, उसके बाद आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 96 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए 96 में सबसे पहले हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला निकालने का जो वो टेबुलर मेथड है उसको यूज करेंगे। उसमें परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करना होता है। तो अगर ए का हम परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करेंगे तो 32 और ए का देखो एटॉमिक मास दे रखा है 64, तो बच्चों ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही बी का 20 अपॉन बी का देखिए एटॉमिक मास 40 है। हम लोग बच्चों वही कर रहे हैं, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो 20/40 कितना हो गया? हाफ। एक तरह से ये मोल निकलने 100 ग्राम सैंपल में परसेंटेज ही मास बन जाएगा। अगर हम 100 ग्राम सैंपल ले ले तो आपके मोल आ जाएंगे एटॉमिक मास से डिवाइड करने पर। अच्छा, सी के बारे में क्या बोला जा रहा है? रिमेनिंग परसेंटेज। तो 32 और 20 कितना होता है? 52। बचे कितने? 48। 100 में से घटाया तो 48 अपॉन, और सी का जो एटॉमिक मास है वो 32 है। तो 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, तो 3/2। तो अब आप देखिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ रहा है? 2 2 कट गया। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया 1:1:3। तो ये ABC3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन 7 बहुत इजी है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात हो रही है। इसमें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है W = -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। बस ये फॉर्मूला यूज करना है। नंबर आप मोल रख दीजिए, 1 दे रखा है। R आपका गैस कांस्टेंट है, कैलोरी में दे रखा है 2। T है टेम्परेचर इन केल्विन 25 डिग्री 298। लॉग इनिशियल प्रेशर बेटा 20 है और फाइनल प्रेशर 10 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। log 2 आपका 0.3010 होता है। 2.303 से मल्टीप्लाई करके वो बन जाता है 0.693 इंटू 2 इंटू 298 जूल में आंसर आ जाएगा। और फिर जब जूल में आ जाएगा तो हम लोग, एक सेकेंड, यहां पे आंसर कैलोरी में आएगा क्योंकि हमने आर कैलोरी में रखा है। सॉरी, जूल नहीं, कैलोरी। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करने पर कैलोरी में जो आएगा ये आएगा -413.4 कैलोरी। इसका मतलब इसका आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है बच्चों, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए, मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन का जब प्रिपेयर करते हैं तो कौन सा एसिड यूज करते हैं कि उसकी हाइड्रोलिसिस ना हो पाए फेरस आयन की? तो बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब आप मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फेरस आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। इस वजह से इसका आंसर है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 99 सिंपल है। 2.303 log K2/K1 इज इक्वल टू EA/R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्ड हो रहा है, यानी 4 टाइम्स हो रहा है, तो रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स हो रहा होगा। तो K2/K1 आप 4 ले लीजिए। अब गैस कांस्टेंट 8.314 है। T2 माइनस T1 57 में 27 सब्ट्रैक्ट करिए तो ये 30 बना। T1 इंटू T2 केल्विन में तो 300 और 57 अगर देखा जाएगा तो ये 330 बन जाएगा केल्विन में, 330। अब बेटा ये log 4 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दे रखी है 0.6021। log 4 की वैल्यू पुट कर दीजिए 6021 EA इंटू 30 अपॉन 8.314 इंटू 300 इंटू 330। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे
तो आप इजीली आंसर निकाल लोगे। इसका कैलकुलेशन करने पर आंसर बच्चों आ जाएगा, इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 38.04 इंटू 10⁻³ जूल। तो किलो जूल पे कितना हो जाएगा 38.04। तो इसको सॉल्व किया तो 38.04 इंटू 10⁻³ जूल, तो किलो जूल में बन जाएगा 38.04 किलो जूल, राइट। तो 99 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो 38.04। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या हो रहा है, PbR3 अल्कोहल से जब रिएक्शन करता है तो इन्वर्जन होता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, सिर्फ जहां OH लगा होता है उसके अपोजिट साइड Br लग जाता है। तो इस जगह देखिए OH है, इसी जगह आपका Br लग जाएगा, यानी ऑप्शन 1 आंसर होगा, CH3 और इसी जगह Br। फिर जब अल्कोहलिक OH से रिएक्शन करेंगे तो सेट-जेफ रूल लगाएंगे और यहां से H निकलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो जब हमने PbR3 से रिएक्शन करने के बाद OH CH3 ये अल्कोहल बनाया, तो अब अल्कोहलिक OH से रिएक्शन कर रहे हैं तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, HBr निकलेगा। तो हम लोग कहां से H निकालते हैं, सेट-जेफ रूल कहता है, सेट-जेफ रूल कहता है कि वहां से H निकलता है, उस बीटा कार्बन से H निकलता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, ताकि स्टेबल एल्कीन हमको मिले। PbR3 से रिएक्शन होने के बाद ये कंपाउंड A बना था, अब यहां से हम HBr निकालेंगे तो डबल बॉन्ड इधर ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज आपको ये जो हमारा डिस्कशन है नीट का वो आपको पूरा समझ में आया होगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और आप लोग खूब सारे मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आए। ओके बच्चों।